हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे रिटर्न टू स्केल के बारे में। इसे लास्ट क्लास में हमने रिटर्न टू फैक्टर वाला टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। रिटर्न टू स्केल के बारे में हम ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले रिटर्न टू स्केल जो होता है बच्चों, जो ये रिटर्न टू स्केल है ये लागू होता है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में क्या होता है, इनफ टाइम होता है एक प्रोड्यूसर के पास कि जो वो यूज़ किया जा रहा है उसके द्वारा वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, जो भी उसके पास फिक्स फैक्टर होते हैं और जो उसके पास वेरिएबल फैक्टर होते हैं जिनका यूज़ करके एक प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, तो लॉन्ग टाइम इतना इनफ टाइम होता है कि ईजिली एक प्रोड्यूसर अपने फिक्स फैक्टर को भी जो चेंज कर सकता है। फिक्स फैक्टर में जैसे मशीन हो गई है, मशीनरी हो गई है, लैंड हो गई है। वेरिएबल फैक्टर में हम पढ़ते हैं जैसे लेबर हो गई है, रॉ मटेरियल हो गया है। तो जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर इनको तो आसानी से हम चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट रन में भी लॉन्ग रन में भी। लेकिन बात आती है फिक्स फैक्टर की, तो लॉन्ग रन में हम फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं आसानी से। एक नई मशीन लेके आ सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। तो जब फिक्स और वेरिएबल फैक्टर दोनों ही चेंज हो जाते हैं लॉन्ग रन के अंदर, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो आउटपुट होता है उसमें भी चेंज देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो इनपुट्स होते हैं वो चेंज होते जाते हैं, यानी कि वेरी होते हैं, चेंज होते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है कि उससे आउटपुट में भी क्या होता है, चेंज होता है। अब बात आती है इनपुट में जो चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे जो इनपुट के बीच में चेंज आता है उसके चेंज का जो प्रोपोर्शन होता है बच्चों वो सेम होता है। अब सेम प्रोपोर्शन क्या मतलब, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। हम एक साइड तो ले लेते हैं फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर के अंदर ले लेते हैं यूनिट्स ऑफ कैपिटल को, जो कि हमारे पास फिक्स फैक्टर है। एक तरफ ले लेते हैं हम वेरिएबल फैक्टर जिसमें हम लेके चलते हैं लेबर को, तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेबर को हम ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि जो यहाँ पे कैपिटल लगाई गई है, कैपिटल लगाई गई 2 यूनिट और लेबर लगाई गई है यहाँ पे 1 यूनिट। अब यहाँ पे लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन के अंदर सभी के सभी इनपुट क्या होते हैं, वेरी होते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैपिटल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कैपिटल को बढ़ा दिया, 2 से बढ़ा के 4 कर दी। तो यहाँ पे जो यूनिट ऑफ लेबर है ये भी बढ़ा के 2 कर दी। तो यहाँ पे जो रेशो था बच्चों पहले 2:1 था, यहाँ पे जो रेशो वो कितना 2:1 है। फिर यहाँ पे भी 2:1 ही रेशो हो जाएगा, 2:1 कम 2, 2 दूना 4। तो जब कैंसिल करें तो कितना आएगा, 2:1 रेशो आ जाएगा। फिर अब दोबारा फिर हमने अगर कैपिटल को बढ़ा दिया, 4 से बढ़ा करके यूनिट कर दी 6, और जो हमारे पास लेबर है उसकी यूनिट होगी 3, तब भी रेशो कितना बनेगा, 2:1 ही बनेगा। अगर कैपिटल की यूनिट बढ़ा के हमने 8 कर दी है और यहाँ पे लेबर की यूनिट कर दिए 4, तब भी रेशो कितना आएगा हमारे पास, 2:1 ही आएगा। यानी कि जो इनपुट के बीच में जो चेंज होने का रेशो वो क्या रहता है, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर दोनों क्या करते हैं, चेंज होते हैं, जिस कारण से ओवरऑल जो स्केल होता है प्रोडक्शन का वो चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। इसके बुक में एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। अब हम रिटर्न टू स्केल डिस्क्राइब करते हैं बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट में। यहाँ पे हम चेंज देखते हैं कि टोटल आउटपुट में कितना चेंज आया है। एज ऑल इनपुट आर वेरी, क्योंकि इसमें जो इनपुट्स होते हैं सारे के सारे वो चेंज हो सकते हैं। किस प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में, जैसा कि हमने समझा था 2:1 में। इन लॉन्ग रन कंसेप्ट, तो ये कौन सा कंसेप्ट है, लॉन्ग रन कंसेप्ट है। लॉन्ग रन में क्या होता है, जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, वो वेरिएबल फैक्टर होते हैं। The response of output to change in the scale or size of all the factor in the same proportion is termed as return to scale। तो यहाँ पे जो आउटपुट में चेंज आ रहा है या फिर स्केल में चेंज आ रहा है, तो किस कारण से चेंज आ रहा है कि जो हमने जो फैक्टर्स यूज़ किए हैं, फैक्टर्स में जो चेंज आया है उसमें सेम प्रोपोर्शन से चेंज आया है, जिसको हमने रिटर्न टू स्केल है जो नाम दे दिया। यानी कि जो हमने इनपुट्स यूज़ किए थे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे जो इनपुट यूज़ किए गए हैं फिक्स और वेरिएबल, तो यहाँ पे जो चेंज आने का जो रेशो वो क्या है, सेम रेशो है। तो यहाँ पे जब हमने दोनों ही फिक्स और वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करके हमने आउटपुट को बढ़ाया है, तो उसमें आउटपुट में चेंज आने को क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर अगर आउटपुट को बढ़ाना है, कैसे बढ़ा सकते हैं, जितने फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं उनको बढ़ा दो सेम प्रोपोर्शन में या डिफरेंट प्रोपोर्शन में, तो जिसके रिजल्ट क्या मिला है कि आउटपुट है जो बढ़ जाएगा। अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको बढ़ा दो, जिससे आउटपुट है जो बढ़ जाएगा।
ऑर्डिनली जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है वो रेफर करता है टू इंक्रीज इन आउटपुट, कि आउटपुट में इंक्रीज करने से रिजल्ट क्या होता है कि इंक्रीज इन फैक्टर इन द सेम प्रोपोर्शन। कहते हैं जब हमने जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए अगर उनको सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा दिया जाए तो उससे क्या होता है कि जो आउटपुट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सच एन इंक्रीज इन आउटपुट इज कॉल्ड रिटर्न टू स्केल, तो इसको क्या नाम दिया गया, रिटर्न टू स्केल दिया गया है। सपोज करो कहते हैं जो इनिशियल प्रोडक्शन फंक्शन है उसको कैसे हम दिखा सकते हैं, पी यानी कि हमें यहाँ पे डिनोट करता है प्रोडक्शन को, जो फंक्शन एफ यानी फंक्शन को डिनोट करता है, एल मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एल मतलब कैपिटल को, सॉरी एल लेबर है और के है जो हमारी कैपिटल है। तो यानी कि प्रोडक्शन है जो हमारा फंक्शन है लेबर और कैपिटल का, लेबर यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर, कैपिटल है जो यहाँ पे फिक्स फैक्टर लेके हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में चेंज करने के लिए हमें लेबर और कैपिटल दोनों को अगर हम चेंज करते हैं तो इससे क्या होता है, रिटर्न टू स्केल है जो कहलाता है। तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि जो ये हमारे पास रिटर्न टू स्केल होते हैं तीन तरीके का होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या कहते हैं कि जिस प्रपोर्शन में हमने इनपुट्स को बढ़ाया है उससे ज़्यादा प्रपोर्शन में क्या होता है, आउटपुट है जो बढ़ जाता है। जिस प्रपोर्शन में हमने इनपुट को बढ़ाया उससे ज़्यादा प्रपोर्शन में जब आउटपुट बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लग गया। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि जिस प्रपोर्शन में हमने इनपुट बढ़ाया सेम प्रपोर्शन में आउटपुट बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि जिस प्रपोर्शन में हमने इनपुट बढ़ाया उससे कम प्रपोर्शन में अगर आउटपुट बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इसके कंसेप्ट जो बिल्कुल एग्जांपल है कि मैं समझाऊंगी, पहले हम कवर करते हैं ये जो हमारे पास कंसेप्ट है रिटर्न टू स्केल वाला। रिटर्न टू स्केल को समझेंगे फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल को भी एग्जाम्पल कवर करेंगे। पहले हम कवर करते हैं हमारे पास जो रिटर्न टू स्केल है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम रिटर्न टू स्केल में। सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं यूनिट्स ऑफ लेबर का। यहाँ पे लेते हैं यूनिट्स ऑफ लेबर यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर है वेरिएबल फैक्टर को लेते हैं। फिर लेते हैं यूनिट्स ऑफ कैपिटल यानी कि यहाँ पे हम फिक्स फैक्टर को लेते हैं, यूनिट ऑफ कैपिटल लेके चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज कितना आ रहा है इन लेबर के बीच में और कैपिटल के बीच में, लेबर के बीच में और कैपिटल के बीच में, दोनों का यहाँ पे इकट्ठा ही परसेंटेज चेंज है हम दिखा देंगे। देन हम लेके चलेंगे टोटल प्रोडक्ट कितना है, टोटल प्रोडक्ट है जो कितना है। टोटल प्रोडक्ट के बाद देखेंगे कितना परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज कितना आ रहा है टोटल प्रोडक्ट के बीच में चेक करेंगे। देन हम रिटर्न टू स्केल है जो बताएंगे। लास्ट में हम लिख के चलेंगे जो रिटर्न टू स्केल कितना हो रहा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं यूनिट ऑफ लेबर को लेके चलते हैं। तो यूनिट ऑफ लेबर में हम धीरे धीरे करके जो क्वांटिटी है यूनिट ऑफ लेबर की बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं यूनिट ऑफ लेबर को सबसे पहले 1 लेते हैं, फिर बढ़ाएंगे इसको 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर हम लेके चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास 7, 8 तक का जो हम इसको ले लेते हैं। ऐसे हम कैपिटल की यूनिट को बढ़ाते हैं। पहले हमारे पास जो कैपिटल है स्टार्टिंग में ले लेते हैं 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14 और 16। इस तरीके से हमने क्या किया, कैपिटल को लिया है। तो यहाँ पे इनका रेशो देखो बच्चों कांस्टेंट है 1:2 है। फिर इसको हम जब 2 से डिवाइड करें तो 2:1 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे 1:2 फिर हो जाएगा, 1:2 फिर हो जाएगा, 1:2। तो यहाँ पे जो रेशो दोनों के बीच में क्या रहेगा 1:2, यानी कि रेशो क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। अब यहाँ पे जो परसेंटेज जो हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे जो परसेंटेज आएगी कैपिटल की और लेबर की वो दोनों की सेम में आएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको सबसे पहले जो यूनिट ऑफ लेबर है इसकी अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो कैसे निकाल सकती हूँ, 2 में से 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जब हम पहले लेबर का निकालेंगे रेशो, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं लेबर का तो 2 में से 1 माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं बेस यानी कि 1 इंटू में 100 करेंगे। तो हमारे पास जो बनेगा इसका रेशो वो बनेगा 100% बन जाएगा। ऐसे अगर हम इसका लेकर चलते हैं कैपिटल का, तो कैपिटल का भी सेम आएगा। जब हम 4 में से 2 माइनस करेंगे, जब हम 4 माइनस में 2 करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास मल्टीपल करेंगे 100, तो इसका भी जो रेशो आएगा वो कितना आएगा 100। चाहे हम कैपिटल के रेशो को कैलकुलेट करें चाहे लेबर को कैलकुलेट करें, तो हमारे पास जो परसेंटेज चेंज आएगा वो दोनों का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट परसेंटेज आई वो 100 आई है बच्चों, 100% से चेंज आएगा क्योंकि दोनों में चेंज क्या है, सेम है।
फर्स्ट का हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते, सेकंड का निकालेंगे क्योंकि 2 माइनस 1 डिवाइड बाय बेस करके इंटू 100 करते तो हमारे पास जो परसेंटेज स्टार्ट होती है वो सेकंड डिजिट से शुरू होती है। तो ऐसे में जब हम इसका नेक्स्ट यूनिट का कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज तो कैसे निकाल सकते हैं, 3 माइनस में 2 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 3 माइनस में 2 करेंगे डिवाइड बाय जो बेस है 2 इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 में 2 होगा 1/2 तो ये 50% बनता है बच्चों हमारे पास। ऐसे सेम हम इसका कैलकुलेट करते हैं, 6 में से 4 माइनस कर देंगे, 6 में से 4 माइनस करके डिवाइड करेंगे, 4 इंटू में 100 करेंगे तो जो इसका परसेंटेज जो आएगा वो कितना आएगा 50 आएगा। चलो दोनों में से कैसे मर्जी कर लो, दोनों का जो परसेंटेज चेंज आना वो क्या आना सेम ही आना है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, 4 में से 3 माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं 3, मल्टीपल करते हैं 100 से तो हमारे पास ये फ्रैक्शन में जाता है 33% है जो हमारे पास रेशो बन जाएगा। ऐसे नेक्स्ट हम इसका कैलकुलेट करते हैं, 8 में से माइनस करेंगे 6, डिवाइड करेंगे 6 से मल्टीपल करेंगे 100 तो इसका भी कितना आएगा 33% जो रेशो आएगा। ऐसे नेक्स्ट हम 5 में से माइनस करते हैं 4 डिवाइड बाय 4 इंटू में 100 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जो इसका परसेंटेज 25% आएगा। ऐसे नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं ये 10 में से माइनस करते हैं 8 डिवाइड बाय 8 इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास इसका भी 25% जो रेशो आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 बनता है, 6 में से 5 माइनस करते हैं डिवाइड बाय 5 इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास जो रेशो बनेगा वो बन जाएगा 20% से। ऐसे हम नेक्स्ट 12 में से माइनस करते हैं 10 को और डिवाइड करते हैं 10 से इंटू में 100 करते हैं तो इसका भी सेम रेशो बनेगा 20% से। नेक्स्ट जब हम 7 में से माइनस करते हैं 6 और डिवाइड बाय 6 इंटू में 100 करते हैं तो हमारे पास रेशो बनेगा 16% से। ऐसे जब यहाँ पे 14 माइनस में 12 डिवाइड बाय 12 इंटू में 100 करते हैं तो इसका भी सेम रेशो बनेगा 16% से। तो यहाँ पे जब हम 8 माइनस में 7 डिवाइड बाय 7 इंटू में 100 करते हैं तो हमारे पास जो रेशो बनेगा 14% से बनेगा। ऐसे यहाँ पे 16 में से माइनस करते हैं 14 डिवाइड बाय 14 इंटू में 100 करते हैं तो इसका भी रेशो कितना बनेगा 14% बनेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं टोटल प्रोडक्शन को। जैसे जैसे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया गया वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट क्या होता जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। तो जब हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में किया तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 10 से, फिर बढ़ के हो गया 30, फिर बढ़ के हो जाएगा 60, फिर 80, फिर हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 110 से, फिर 120 और 125 से। इस तरीके से हमें टोटल जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है आउटपुट बनता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है हमारे पास। तो परसेंटेज जैसे हमने ये कैलकुलेट किया वैसे सेम कैलकुलेट करेंगे इसकी भी। नेक्स्ट हम इसका कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज कि कितना परसेंटेज इंक्रीज है टोटल प्रोडक्ट के बीच में। जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट आती है वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, नेक्स्ट यूनिट से हमने स्टार्ट करना होता है। तो हमारे पास देखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट जो कितना चेंज आया। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारी 10 है, सेकंड है 30, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो ये 30 है 30 में से माइनस करेंगे 10 को और डिवाइड करेंगे 10 से इंटू में करेंगे 100 तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 200% से। ऐसे जो हम नेक्स्ट निकालते हैं परसेंटेज की, हमारे पास यूनिट है जो 60 में से माइनस करते 30 डिवाइड करते 30 से मल्टीपल करते हैं 100 से, 200 के बाद जो हमारे पास बनती है परसेंटेज 100% बनती है। फिर ऐसे 80 माइनस करते 60 डिवाइड बाय 60 इंटू में 100 करेंगे तो देन हमारे पास परसेंटेज बनती है 33% से। फिर ऐसे हमारे पास 100 माइनस में 80 डिवाइड बाय 80 इंटू में 100 करते हैं, 33 के बाद बनते हैं 25% से। फिर हमारे पास 110 में से 100 माइनस करते हैं डिवाइड बाय 100 इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास बनते हैं 10% से। नेक्स्ट हमारे पास 120 माइनस में 110 डिवाइड बाय 110 इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज आती है 9% से। देन 125 माइनस में 120 डिवाइड बाय 120 इंटू में 100 करेंगे तो परसेंटेज बनती है 4% से। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि कहाँ पे इंक्रीजिंग कांस्टेंट और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है जो लागू होता है। तो हमने जब यहाँ पे परसेंटेज निकालते, चाहे बच्चों ये परसेंटेज कंसीडर कर लो चाहे ये परसेंटेज कंसीडर कर लो, तो जो यूनिट ऑफ लेबर और जो यूनिट ऑफ कैपिटल में चेंज होने की परसेंटेज है वो सेम ही है। देखो बच्चों दोनों में सेम परसेंटेज चेंज आ रही है। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं फर्स्ट कंपेयर करके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट चेंज आया था वो 100% से है, यहाँ पे है 200 से। तो यानी कि जितना इंक्रीज हमने इनपुट में किया उससे ज़्यादा दुगना चेंज किस में आ गया, हमारे आउटपुट में आ गया है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ऐसे यहाँ पे 50% तो यहाँ पे 100% है। तो जो ये 2 पॉइंट ऐसे जहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न है जो स्केल लागू हो गया, सिर्फ यहाँ 2 पॉइंट्स के अंदर लगा है। कौन सा स्केल है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लगता है बच्चों। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ भी 33% है, यहाँ भी 33% है, यहाँ भी 25% और यहाँ भी 25% है। यानी कि यहाँ पे जितना हमने इनपुट के बीच में परसेंटेज चेंज किया है उतना ही सेम परसेंटेज चेंज किसमें है, आउटपुट में। तो ये जो हमारे पास बनता है ये कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है जो लागू हो गया यहाँ पे।
उसके बाद हमने देखा कि 20% इनपुट को बढ़ाया गया, सिर्फ 10% ही क्या हुए हमारे आउटपुट है जो बढ़े हैं। ऐसे 16% जब इनपुट बढ़ाया गया, 9% जो हमारे पास आउटपुट बढ़ा। जब 14% है जो इनपुट बढ़ाया गया, सिर्फ 4% से क्या हुआ आउटपुट बढ़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस परसेंटेज से हमने इनपुट को बढ़ाया उससे कम परसेंटेज में क्या हो रहा है हमारे पास आउटपुट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा स्केल लागू हो जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है जो यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास फर्स्ट जो लगा वो इंक्रीज रिटर्न टू स्केल, फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, देन हमारे पास कौन सा लागू होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल लागू होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था बच्चों रिटर्न टू स्केल। इसे नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कि इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, यानी कि जो टाइप है रिटर्न टू स्केल के वो कितने हैं। तो उसको एक एक करके हम कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल क्लास में। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।